गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने वीबीटी पे डिस्कस कर रहे थे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट था एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइडेड बाय मेटल। सेकंड पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ empty orbitals. Third, formation of coordination bond. फोर्थ पॉइंट पे अपने बात कर रहे थे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं। इसके लिए एक प्रिंसिपल था इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, बट वो सिलेबस में नहीं है। सेकंड पॉइंट था पाई बॉन्ड फॉर्मेशन और बेक बॉन्ड फॉर्मेशन। बहुत इजी पॉइंट है, ध्यान से समझना। अगर मान लो मैं मेटल की बात करूं, ये मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसको लिगेंड जैसे मान लो CO लिगेंड लेता हूं मैं, C ट्रिपल बॉन्ड O। इसका जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल था उसने इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट किया और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन किया। बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ मेटल टू लिगेंड की ओर। कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा। अब इस बॉन्ड से लिगेंड के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया और मेटल पे पार्शियली नेगेटिव आया, क्योंकि लिगेंड डोनेट कर रहा है, मेटल गेन कर रहा है। इस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए जो मेटल के डी पाई ऑर्बिटल है जो इलेक्ट्रॉन से फुलफिल है, डी पाई ऑर्बिटल्स, वो इस लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग पी पाई ऑर्बिटल की ओर डिफ्यूज्ड होकर के पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग से बना है, इसलिए इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। अब इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं मेटल लिगेंड कोरिलेशन का मतलब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसने इसको दिए। अब यहां जो सिग्मा बॉन्ड बना उसके कंपेयर में पाई बॉन्ड को देखो, डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब सिग्मा बॉन्ड लिगेंड टू मेटल की तरफ बना, जबकि पाई बॉन्ड मेटल टू लिगेंड की तरफ बना। तो वापस मेटल पे पार्शियल पॉजिटिव, लिगेंड पे पार्शियल नेगेटिव, तो चार्ज न्यूट्रल हो गया। अब इस बॉन्ड से क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल कैसे पता चला? जब एक्सपेरिमेंटल इस कंपाउंड में, जैसे मान लो ये कंपाउंड लिया NiCO, तो ये जो बॉन्ड लेंथ थी ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के मिडल ऑर्डर की आई है। सिंगल बॉन्ड से ज्यादा आई, डबल बॉन्ड से कम आई, जिससे ये पता चला कि यहां पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इस पाई बॉन्ड का दूसरा नाम दिया बेक बॉन्ड फॉर्मेशन। बेक बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण इसको क्या नाम दे रहे हैं? बेक बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाली बात होगी। अब ये कुछ बुक मानती है कि यहां जो ट्रिपल बॉन्ड था वहां से एक बॉन्ड इधर आया, जबकि रियल में ये बॉन्ड इधर नहीं आया। हाँ, इस पाई बॉन्ड के रिपल्सन से इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, मतलब जो C ट्रिपल बॉन्ड O था उसकी बॉन्ड एनर्जी जरूर डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें आपको इतना ही बताना है, मेटल और लिगेंड के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है जो लिगेंड टू मेटल बनेगा, दूसरा पाई बॉन्ड या बेक बॉन्ड बनेगा जो मेटल टू लिगेंड बनेगा। अगर किसी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करना है तब तो आपको ये 3 पॉइंट्स लेने हैं। वीबीटी को एक्सप्लेन करने तो ये चारों पॉइंट आपको लेने। इतने से ही पॉइंट है, बस अपने टाइम ज्यादा लगा, बाकी याद इतना ही रखना है। अब इसके एप्लीकेशंस की बात करें, एप्लीकेशंस ऑफ वीबीटी। एप्लीकेशंस, तो पहली एप्लीकेशन है इसके थ्रू अपने मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, इससे अपने मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गिवन कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। इस फॉर्मूले से यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन √n
n+2, जहां n नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है सॉलिड स्टेट में आपके स्टडी किए। ये 2 पॉइंट इसके एप्लीकेशंस में। जब किसी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करोगे तो आपको 3 पॉइंट ये लेने हैं, 2 पॉइंट ये लेने हैं। बुक के अंदर आपके अब डायरेक्ट एग्जाम्पल है, लिमिटेशंस नहीं है, बट अपने को वीबीटी की लिमिटेशंस भी पढ़ना है। पहले एक्सप्लेन करूं मॉलिक्यूल, उसके बाद लिमिटेशन की बात करेंगे। फर्स्ट मॉलिक्यूल समझना, एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन इन हेक्साएमाइन क्रोमियम थर्ड आयन। हेक्साएमाइन क्रोमियम थर्ड आयन और हेक्साएमाइन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अब पहले तो ये ध्यान रखो कि अगर मान लो आपको इस तरह से कोई कंपाउंड दे दिया, मान लो Ml या ऐसे दे दिया Ml, कोई नेगेटिव आयन दे दिया, तो ये अपने पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, ये वाला, ये आयोनिक स्पेयर है, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ये आयोनिक स्पेयर। यहां जो बॉन्ड बना ये बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लिंक नहीं होता। इसका मतलब आपको इसको तो भूल जाना है, केवल हाइब्रिडाइजेशन किस में शो करना है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में। इसका मतलब ये गिवन है तो इसमें शो करो, ये गिवन है तब भी आपको इतने पार्ट में ही हाइब्रिडाइजेशन शो करना है। अब कैसे करें वो समझो, एज पर वीबीटी लो। पॉइंट नंबर 1, एम्प्टी ऑर्बिटल्स। आपको एम्प्टी ऑर्बिटल्स के लिए क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सेंट्रल एटम का, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एम्प्टी ऑर्बिटल है कि नहीं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr+3। ये एम्प्टी ऑर्बिटल के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, आर्गन 3d3 4s0। अगर क्रोमियम की बात करें 3d5 4s1 +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, एक s में से 2 d में से। फोर्थ सेल स्टार्ट होने का मतलब पूरा आ गया, 4s0 4p0 4d0 4f0, सारे सब ऑर्बिट आएंगे इस सेल। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उनको छोड़ देंगे, रिक्वायरमेंट नहीं है तो उनको नहीं लेंगे। अब अपने चेक करो, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। इसका मतलब क्रोमियम +3 के पास 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। है कितने वो देखो, इसमें 2 एम्प्टी ऑर्बिटल हैं, 1 3 5 7, 18 ऑर्बिटल एम्प्टी हैं। जितने लिगेंड बाइंड होंगे मिनिमम उतने एम्प्टी होने चाहिए, उससे ज्यादा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम नहीं होने चाहिए। इसका मतलब जितने रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा एम्प्टी ऑर्बिटल है। अपने को 6 रिक्वायर्ड है, 6 यहां तक हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसको नहीं भी ले तब भी चल जाएगा, केवल यहां तक ले लो, 4p0। अब यही चीज सेकंड पॉइंट समझना। सेकंड पॉइंट में आपको हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक साथ लेना है। हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये दोनों चीजें एक साथ लेनी है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन वाला वापस सेम लिख दो, देखो 3d3 विद ऑर्बिटल लिखने, 4s0 4p0। d में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3, 1 2 3। अब जो एम्प्टी ऑर्बिटल है यहां से स्टार्ट हुए 6 काउंट करने, 1 2 3 4 5 6। यहां तक कौन कौन सा ऑर्बिटल काम है, इनिशियली 2 d आए, फिर एक s आया, फिर 3 p आए, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, d2sp3। इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है। इनर का तो वैसे ही पता चल रहा है, n की वैल्यू 4 थी, d कौन सा यूज आ रहा है, 3d का। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 6,
1 2 3 4 5 6। यहां तक मैंने बात की केवल हाइब्रिडाइजेशन की। अब थर्ड पॉइंट था कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये जो लिगेंड है अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगे मेटल को और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे इस तरह से। 6NH3 बाइंड कर दो। ये 3 पॉइंट अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक साथ कर दिया। मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करते समय पाई बॉन्ड वाला नहीं लेना है, एप्लीकेशंस वाले दोनों पॉइंट लेने हैं, ये वाले ज्योमेट्री और मैग्नेटिक मूवमेंट। तो अगला पॉइंट मैं ले लूं इसमें 3 नंबर पॉइंट नंबर 3 ज्योमेट्री। जब भी sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, सीधा ज्योमेट्री का नाम लिखना है ऑक्टाहेड्रल। और ये ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री बनानी है इसमें 4 स्क्वायर के फॉर्म में और 2 स्क्वायर के एक्सिस पे। यहां मैंने Cr लिया, ये 6NH3 बाइंड हो गए, NH3। इस पूरे को मैंने कॉम्प्लेक्स में लिखा था ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में CrNH3O6, पूरे पे चार्ज था +3। पॉइंट नंबर 4 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसमें चेक करो अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसके मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें √n की वैल्यू है 3 + 2। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज्यादा आएगा। जितना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हाई होगी। ये पूरा मॉलिक्यूल मैंने एक्सप्लेन किया है CrNH3O6+3। अगर बाई चांस आपको मान लो ये मॉलिक्यूल दे देते हैं, इसकी जगह एमाइन की जगह मान लीजिए आपको En दे दिया। अब देखो अमोनिया मोनोडेंटेड था तो वहां 6 लिगेंड लिया, En बाइडेंटेड है तो 3 से काम चल जाएगा। अब ये जो En है यहां समझना लास्ट में क्या चेंज कर रहा हूं मैं। ये जो 6 बॉन्ड बने हुए इन बॉन्ड में पहले सिंगल बॉन्ड बने थे। अब एक इथाइलिन लिगेंड एक साथ ऐसे डबल बॉन्ड बना देगा दोनों साइड, 2 लिगेंड, एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म। NH3 थे इंडिविजुअल दे रखा था, यहां तक कोई चेंज नहीं है इसमें, En हो या NH3 हो, केवल यहां चेंज आता है पहला। दूसरा चेंज यहां आएगा, यहां पे ये चेंज आ जाएगा। En 90 डिग्री पे बाइंड कर दो 2 बॉन्ड कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। एक चेंज यहां आया, दूसरा चेंज यहां आया, और कोई चेंज नहीं। और भी मैं किसी लिगेंड को ले सकता था, वो अपने खूब प्रैक्टिस करेंगे आगे। दूसरा मॉलिक्यूल समझना, हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट थर्ड आइन, या ऐसे ले लूं K3COF6। K3 को हटा देंगे, इसको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट पॉइंट आपने रट रखा है, पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO+3 क्या होगा। आर्गन 3d6 4s0 4p0 4d0, रिक्वायरमेंट हो तो 4f भी ले सकते हैं। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन है 3d7 4s2
+3 का मतलब 2 s में से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, 1 d में से। सेकंड पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये सेम कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहां ले लिया, 3d6 1 2 3 4 5 6 4s0 4s0 4p0 4d0। अब देखो 3d के सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, तो 6 ऑर्बिटल काउंट करने, तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। एक सही, ये p में 3 है, 1 2 3 4 5 6 यहां तक हाइब्रिडाइजेशन हुआ। कौन सा हुआ? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आउटर ऑर्बिटल यूज हुआ है, ये 6 ऑर्बिटल बने हाइब्रिड, 1 2 3 4 5 6। यहां पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से एप को बाइंड कर दो। कई बुक में यहाँ पे ये एरो नहीं लगे, 2 इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉन्ड बना है, ऑटोमेटिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये मॉलिक्यूल बन गया। थर्ड पॉइंट अपने आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री D2sp3 या sp3d2 दोनों कंडीशन में ज्योमेट्री कैसे आती है? ऑक्टाहेड्रल। ये डायग्राम बनाना है, यहां पे मेरे पास आ गया CO, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से 6 एप बाइंड हो जाएंगे, पूरे पे स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज्ड करके चार्ज ले लिया -3 होल कॉम्प्लेक्स का चार्ज है, इस पे +3, इन पे -1 1 -6 था, तो बचा हुआ कितना आया? -3। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा होगा चेक कर लो। ये मेरे पास में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो पहली बात तो ये हुई कि हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, इसका मतलब ये कम पैरामैग्नेटिक था, ये ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? म्यू बॉर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू √4 4 + 2 4.89। ये मैंने 2 मॉलिक्यूल एक्सप्लेन किए। अब आपकी बुक में वीबीटी के आधार पर, वीबीटी के बेस पर ये मॉलिक्यूल भी दे रखे, समझना। CO NH3 होल 6 + 3 NiCl4 -2 Zn NH3 होल 4 + 2 NiCN होल 4 -2 Cu NH3 होल 4 + 2। इसमें हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3, इसमें sp3, इसमें sp3, इसमें dsp2, इसमें dsp2। अब आप ये कंफ्यूज होकर कहोगे सर यहां D2sp3 कैसे हुआ? sp3d2 होना चाहिए, यहां dsp2 कैसे हुआ? तो जब तक आप CFT नहीं पढ़ोगे तब तक ये कंफ्यूज करेंगे, इसलिए मैं ये एग्जांपल VBT में नहीं ले रहा हूं। इनको एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ VBT करना है, बट CFT स्टडी करने के बाद ये सारे एग्जांपल वापस लेना है, फिर VBT से एक्सप्लेन करोगे CFT को यूज करते हुए। अभी आपको पता नहीं चलेगा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कैसे हुई। अब दोबारा एक बार समझना, अगर सोचो इसकी जगह में इस मॉलिक्यूल की बात करता, CO NH3 होल 6 + 3, तो आप ये सोचो इसमें केवल यही तो डिफरेंस है,
और तो कुछ डिफरेंस ही नहीं है। इसमें F माइनस था, इसमें NH3 है, तो अपने हिसाब से तो डिफरेंस यहां आएगा, इसकी जगह NH3 हो जाएगा, इसकी जगह NH3 हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। जबकि रियल में क्या चेंज आएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप करेंगे इसमें, इस तरह से, ऐसे समझना 1 2 3 4 5 6, और यहां से हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होगा, यहां से यहां तक D2sp3, और कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब अभी कहूं तो आप कहोगे सर ये पेयरिंग क्यों करते हो, इसलिए आपने जो दो समझे हैं वो इजीली समझ में आ गए। ये पेयरिंग क्यों करते हैं, ये CFT पढ़ करके फिर अपने डिस्कस करेंगे बात। अब आगे समझना, ये CFT के बाद करेंगे सारे मॉलिक्यूल। VBT की लिमिटेशन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा लिमिटेशन बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा यूज आ जाए समझना। फर्स्ट लिमिटेशन, पॉइंट नंबर 1, ये केमिकल काइनेटिक्स को एक्सप्लेन नहीं करता। मतलब ये हुआ, जब लिगेंड और मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे तो उनकी मैकेनिज्म क्या है, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उसको एक्सप्लेन नहीं करता। VBT कैनॉट एक्सप्लेन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। दूसरी लिमिटेशन, ये मैग्नेटिक मूवमेंट के एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन नहीं करता। मतलब जो एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट आता है वो, और जो अपन फाइंड करते हैं वो अलग अलग आता है। उस मैग्नेटिक मूवमेंट के डिफरेंस को कि वो अलग क्यों आ रहा है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तीसरा, Cu+2 एंड CO+2, ये अपने CFT में पढ़ेंगे। अभी मैंने एग्जांपल भी लिखा था CuNH3O4, वो जब पढ़ेंगे तब बात समझ आएगी। इनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करता है। मतलब 3D से, कुछ बुक में दे रखा है 4D, कुछ में दे रखा है 4P। चलो ये 4P या 4D में ट्रांजिशन कर जाता है इलेक्ट्रॉन। तो Cu+2 या CO+2 के लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए एनर्जी कहां से अवेलेबल होती है, उस अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, जब इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेंगे, इसका मतलब Cu+2 जो है ये तो नॉन रिड्यूसिंग है, और CO+2 जो है ये रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। जब इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर ट्रांसफर हुआ, लो से हायर में चला गया, तो एक नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्यों शो करता है और दूसरा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, इसको VBT ने एक्सप्लेन नहीं किया। पॉइंट नंबर 5, ट्रांजिशन एलिमेंट जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स एक्वस सॉल्यूशन में कलर्ड आयन बनाते हैं, कलर्ड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। दोबारा समझना, द कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स गिव्स colored ion in aqueous solution which do not explained by VBT। ये VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि सभी कलर्ड आयन क्यों दे रहे हैं। मतलब जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो भी कलर्ड बना रहे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो भी कलर्ड बना रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जो इन सब का मुख्य रीजन था, इसकी लिमिटेशन का जो मेन रीजन था, वो अब लिख रहा हूं। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्यादातर वो ही लिखा जाता है। इसने पूरा जो स्ट्रेस दिया था वो मेटल को दिया था। मतलब अपने VBT सिद्धांत में ये कहा
कि मेटल एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल कराएगा, उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। लिगेंड के लिए तो केवल एक ही वर्ड आया कि अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो इसने टू मच स्ट्रेस लेड ऑन टू मेटल, डू नॉट लेड इनटू लिगेंड, मतलब पूरा का पूरा स्ट्रेस मेटल पे दे दिया, लिगेंड पे नहीं दिया। मतलब ये कह रहा है कि सारा मकान मालिक की चलेगी। मकान मालिक कह रहा है किराया मंथली एडवांस लूंगा, मतलब सारी मेटल की चल रही है। शाम को 8 बजे बाद घर नहीं आएगा, दारू पी के नहीं आएगा, 4 दोस्तों को साथ नहीं लेके आएगा, मतलब सारी किसकी चल रही है? मकान मालिक की। पूरा ध्यान मकान मालिक। किराएदार पे, लिगेंड पे तो इतना ही है, एडवांस पेमेंट दे देना किराया, मतलब उसको पेमेंट देकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना, और कोई ध्यान नहीं दिया। अब हुआ ये कि किराएदार रख लिया, किराएदार ने सारी कंडीशंस मकान मालिक की एक्सेप्ट कर ली। 4 दिन बाद वो रो रहे, क्या हुआ कि वो किराएदार आया था, वो दादी जी को मार के सारे पैसे लूट के भग गया। कहाँ का था कि वो तो नहीं पता। इसका मतलब आपको सिर्फ किराए से मतलब था, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या था, वो कहाँ से आया था, वो आपने पता किया, क्या उसका पुलिस वेरिफिकेशन किया कि नहीं। इसका मतलब जब भी लिगेंड जो आ रहा है, पहले उस लिगेंड की पूरी हिस्ट्री देखो, वो वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग है। जैसे एप वीक था इसलिए इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग नहीं हुई, NH3 में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर जाता। अभी जैसे अपने CONH3O6 ले रहे, वो सारी जो रीजन था वो यही था कि इसने ज्यादा मेटल पे स्ट्रेस दिया, लिगेंड पे नहीं दिया। दूसरा, लिगेंड को किस बेस पे, किस क्राइटेरिया पे वीक फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नाम दिया। ये सारी चीजें CFT पढ़ते आपके समझ में आ जाएगी कि लिमिटेशन क्या थी। वैसे 12th के लिए आपको याद नहीं करनी है, कंपटीशन में आए तो थोड़ा सा नाम याद रहे। अब नेक्स्ट थ्योरी समझना, सेकंड नंबर CFT थ्योरी। फर्स्ट कौन सी थी? VBT, सेकंड CFT, प्रपोज्ड बाय बेथे, प्रपोज्ड बाय बेथे, बेथे ने प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू CFT, पॉइंट नंबर 1 समझना, जो मेटल है उससे पॉजिटिवली चार्ज माना, मेटल को क्या माना? पॉजिटिवली चार्ज। इसके अराउंड जो लिगेंड थे जिनको नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं, उनको एज ए पॉइंट चार्ज के रूप में कंसिडर किया। लिगेंड को किस फॉर्म में कंसिडर किया? पॉइंट चार्ज। ये क्वेश्चन कंपटीशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि CFT थ्योरी में लिगेंड को किस फॉर्म में कंसिडर करते हैं? पॉइंट चार्ज के फॉर्म में। अगर ये कह रहा है कि मेटल को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, लिगेंड को नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं, अगर लिगेंड न्यूट्रल हुआ तो न्यूट्रल लिगेंड होने पर वो पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, मतलब उसमें डाईपोल होना चाहिए। जब डाईपोल होगा, जैसे मान लो H2O है, NH3 है, न्यूट्रल है, प्लस ये पोलर नेचर के, तो इनका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो मेटल की तरफ रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट बहुत छोटा सा है, इतना याद रखना है, लिगेंड को पॉइंट चार्ज के रूप में माना। इस थ्योरी में ये कहा कि नेगेटिवली लिगेंड और पॉजिटिवली मेटल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स मींस मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड नेचर है वो आयोनिक है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म्ड होता है। VBT कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मतलब कोवलेंट बॉन्ड कंसिडर करा था, और CFT पहले पॉइंट पे कह रहा है कि मेटल और लिगेंड के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड होगा, मींस बॉन्ड नेचर बिटवीन मेटल एंड लिगेंड आयोनिक होगी। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट समझना जो मेन है इस थ्योरी का, पॉइंट नंबर 2। फर्स्ट पॉइंट तो इतना यूजफुल नहीं है, उसमें तो केवल पॉइंट चार्ज की बात याद रखनी है। 2 नंबर पॉइंट समझना, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स। यहां से मेन CFT स्टार्ट होती है कि d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है। कैसे होती है समझना, डीजनरेट ऑर्बिटल्स आपने नाम सुना है। सेम सब ऑर्बिट के जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उन सब की एनर्जी सेम होती है।
जिनकी एनर्जी सेम हो वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। जैसे मैंने ये बात की 3d, इसके 5d ऑर्बिटल है, सबकी एनर्जी सेम होगी। मैंने ये बात की 4f 7 ऑर्बिटल है, सबकी एनर्जी सेम होगी। मैंने 3p की बात की, 3 ऑर्बिटल है, px py pz, तीनों की एनर्जी सेम होगी। तो जो सेम सब ऑर्बिट के ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी सेम होती है, वो डीजेनरेट ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो अपने ये कह रहे हैं कि इनमें जो मेटल होगा उस मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स होंगे, ये डी ऑर्बिटल्स हैं, ये सब डीजेनरेट होंगे, एनर्जी सेम होगी। मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं, सबकी एनर्जी सेम है। कब? जब ये मेटल फ्री स्टेट में हो। कब? जब ये फ्री स्टेट में हो। अब जैसे ही मेटल से बाइंड होने के लिए लिगेंड आएगा, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा। अगर मेटल फ्री स्टेट में, तो पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी, डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे। जैसे ही इनसे बाइंड होने के लिए लिगेंड आएगा, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स अप्लाइड होगा। वो रिपल्सन फोर्स ज्यादा हुआ तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, रिपल्सन फोर्स कम हुआ तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये दो पार्ट में डी ऑर्बिटल को स्प्लिट कर जाएगा। जिनकी एनर्जी कम होगी वो लो एनर्जी लेवल वाले, ज्यादा होगी हाई एनर्जी लेवल वाले। इनके बीच एनर्जी डिफरेंस कहलाएगा CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। CFSE क्या कहलाएगी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। कब? जब लिगेंड इससे मेटल से बाइंड होगा। जब तक बाइंड नहीं होगा लिगेंड, मेटल फ्री होगा, तब तक ये डीजेनरेट होगी। लिगेंड की बाइंड होती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब कौन से की एनर्जी लो होगी, कौन से डी ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होगी, ये अपने को पढ़ना है। तो फर्स्ट स्प्लिटिंग लेनी है अपने को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ए पॉइंट समझना, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होगी? आपके सिलेबस में दो ही है, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, बट अपने ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर तीनों पे डिस्कस करेंगे। ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होगी? तो पहले तो ये बताओ कि ऑक्टाहेड्रल बनते कैसे हैं। ऑक्टाहेड्रल का मतलब ये हुआ कि ये तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इन तीनों एक्सिस से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है। यहां मेटल हो गया और ये लिगेंड हो गया। इसका मतलब ध्यान से देखो, लिगेंड मेटल से बाइंड होने के लिए ऑन द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं, मतलब एक्सिस के ऊपर से अप्रोच करके आके बाइंड हो रहे हैं। अब डी ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं वो समझो। ये मेरे पास दो एक्सिस है और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की लोब है डी में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दो एक्सिस के बीच में, बिटवीन द एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इस डी ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? अगर मैंने यहां पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस लिया तो इस डी ऑर्बिटल का नाम होगा डी एक्स वाई। अगर मैंने यहां पे वाई एक्सिस और यहां जेड एक्सिस लिया तो इस डी ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा डी वाई जेड। अगर मैंने यहां पे जेड एक्सिस और यहां पे एक्स एक्सिस लिया तो इस डी ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा डी जेड एक्स। ये मैंने तीन डी ऑर्बिटल लिए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। तीनों के ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं है, केवल एक्सिस के नाम से चेंज है। इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर है चेक करो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है? बिटवीन द एक्सिस।
between the axis dxy dyz dzx, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आई, बिटवीन द एक्सिस। अब दूसरे डी वाले देखना, अगर ऑन द एक्सिस आ जाए, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई, तब इसको नाम दिया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस पे आ जाए, जेड एक्सिस पे, और एक छोटी लो बने एक्स वाई में, तब इसको नाम देते हैं डी जेड स्क्वायर। ये 11th में आपने पढ़ रखा है, इनका भी इतना मतलब नहीं है, इतना ही ध्यान में रखना है कि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस है, ऑन द एक्सिस है, और इन तीनों में बिटवीन द एक्सिस थी। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अपने क्या कह रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है वो मेटल को ऑन द एक्सिस अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये हुआ, कोई पेन नहीं है कि छोटे एक सेकंड, पेन तो नहीं, चलो चौंक के टुकड़े से बात करते हैं, इसको समझना ऐसे। ये मेरे पास में मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये मेरे पास मेटल के लिए जेड एक्सिस है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बीच में, दो एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये मेटल के इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब मैं इन तीनों में से किसी की बात कर रहा हूं, या तो डी एक्स वाई, या डी वाई जेड, या डी जेड एक्स। ये मेरे पास लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड ऑन द एक्सिस अप्रोच करेगा, मतलब ये वाई एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ आके बाइंड होगा। तो ऐसे सोचो, जब ये लिगेंड, ये मेटल है, ये लिगेंड ऑन द एक्सिस अप्रोच करेगा, तो देखो इस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच अभी भी डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा है तो रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम हुआ तो एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल हो जाएंगे। अब मैं इन दोनों की बात करूं जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर आ गई, अब लिगेंड भी एक्सिस के ऊपर आके बाइंड हो रहा है। अब देखो लिगेंड और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में बीच में डिस्टेंस कम है, तो यहां रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब स्टेबिलिटी कम होगी। तो फाइनली ये समझा, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड अप्रोच ऑन द एक्सिस, दैट्स व्हाई the orbitals in which electron density plays on the between the axis are feel less repulsion force, and orbitals in which electron density placed on the axis are feel more repulsion force। मतलब ये दोनों ज्यादा रिपल्सन फोर्स फील करेंगे और ये कम रिपल्सन फोर्स फील करेंगे। तो जब रिपल्सन फोर्स अलग अलग हुआ तो एनर्जी भी अलग अलग होगी। इसका मतलब ये हाई एनर्जी में जाएंगे, ये लो एनर्जी में। तो ये जो पांचों डी ऑर्बिटल थे मेटल के, इन पांचों की एनर्जी सेम थी जब ये फ्री स्टेट में था। डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल इन फ्री स्टेट। जैसे लिगेंड बाइंड हुआ तो ये दो पार्ट में डिवाइड हुए, जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस है। कौन कौन से हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। इनकी एनर्जी कम हो जाती है, इनको T2Z ऑर्बिटल बोलते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस थी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, इनको इजी ऑर्बिटल बोलते हैं। और इनके बीच जो एनर्जी डिफरेंस है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको डेल्टा ओ या 10dq बोलते हैं, 10dq। इसकी वैल्यू, ऊपर दो ऑर्बिटल है, यहां तक वैल्यू है 0.6 डेल्टा ओ, dq के फॉर्म में ले तो 6dq, और यहां वैल्यू है 0.4 डेल्टा ओ।
ये कम होगी वो माइनस में और ज्यादा हो जाए वो प्लस में। ये -0.4 ये +0.4 दोनों मिलाकर डेल्टा ओ कहलाते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में इतना ही ध्यान में रखना है कि जिन डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस है उनमें ज्यादा रिपल्सन हुआ, एनर्जी ज्यादा। जिनमें बिटवीन द एक्सिस है उनमें कम डिफरेंस आएगा, वो नीचे आ जाएंगे। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हुए, इजी और T2Z। 12th में नहीं है बट नाम कभी पूछा जाए तो T2Z में 3 ऑर्बिटल है, इसका नाम है ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल। T2Z का क्या नाम है? ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल। यहां इजी 2 में चेंज हुआ, इसका नाम है डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये ट्रिपली डीजेनरेट, ये डबली डीजेनरेट। आपके 12th में केवल इतना ही फोटो काम का है, सीधा है डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में डिवाइड हुए, T2Z एंड EZ। लो एनर्जी में है T2Z, हाई एनर्जी में EZ। T2Z के ऑर्बिटल है dxy, dyz, dzx। EZ के ऑर्बिटल है dx² y² एंड dz²। अब आगे कल इस स्प्लिटिंग पे पूरा अपने डिस्कस करेंगे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या होगा, वीक लिगेंड के केस में क्या होगा, और फिर टेट्राहेड्रल में क्या होगा। तो आज इतना याद रखो, इसका सेकंड पॉइंट अपने पढ़ा है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, जो केवल ऑक्टाहेड्रल में बताया है कि ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होगी। बाकी कल करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।